हाँ, ये बात सही है कि लड़ाई बड़ी है, इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई जीत पाना संभव नहीं है, जीती जा सकती है। और हमारी मांग क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई अपने लिए तो कुछ मांग कर नहीं रहे। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, पवन जी पर कर्जा नहीं है, डॉक्टर साहब पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है। हमने तय किया कि जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उनकी आवाज को उठाया जाए। समस्या क्या है? समस्या यह है कि सरकार इसे समस्या मानने को ही तैयार नहीं। सरकार को लगता है कि मैं कह रहा हूं कि समस्या है या मैं समस्या को बढ़ा रहा हूं। जैसा अभी पवन जी ने कहा, 4 महीने से भारत सरकार ने जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनकी जानकारी लेने से भी मना कर दिया। और सरकार ने तर्क क्या दिया? सरकार कहती है कि आप कौन होते हैं लोगों की जानकारी लेकर आने वाले? जिसे समस्या होगी वो खुद आ जाएगा। अब बताइए, इंदौर में किसी मोहल्ले में कोई व्यक्ति रहता है, वो कैसे जाकर दिल्ली प्रधानमंत्री के पास जानकारी भेज देगा? उसे पता ही नहीं होगा कहां जाना है, सिस्टम नहीं पता होगा, कोई भी भगा देगा, पैसा लगेगा, किराया भाड़ा लगेगा। अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो अपना कर्जा नहीं चुका देता। लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं। और जैसा आप सब देख रहे हैं कि पहले तो हमने वित्त मंत्रालय से बात करने की कोशिश करी, आरबीआई को जानकारी दी, प्रधानमंत्री कार्यालय तक गए हम लोग, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन जब कहीं से भी राहत नहीं मिली तो तय किया गया कि जनता से पूछा जाए अब क्या करें। और जनता ने ही राय दी कि चुनाव आ रहा है, या तो इस चुनाव में बीजेपी का विरोध किया जाए और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया जाए, या फिर अपने उम्मीदवार उतारे जाए। मैंने रामला मैदान के मंच से भी कहा था, आप लोग जो वहां पहुंचे थे या जिन्होंने वीडियो देखा होगा, 2.5 लाख 3 लाख लोग थे वहां पर। मैंने वहां से भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी किसी पार्टी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। हम क्यों विरोध करें किसी पार्टी का, किसी नेता का? हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो लोग राजनीति करें, चुनाव लड़ें, बस जनता के हित के लिए काम करते रहे। हम कोई राजनीति के लोग थोड़ी हैं, हम तो आम लोग हैं भाई। तो विरोध वाला तो ऑप्शन अपने पास है नहीं कि हम किसी नेता का विरोध करें। हाँ, हम अपने मुद्दे के समर्थन में जनता को जागरूक कर सकते हैं। तो लोगों ने जो कहा कि हम तैयार हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, जो लोग लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े, पैरेलली हम चुनाव की तैयारी भी करें, सरकार से बातचीत भी करें, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, हर तरफ से प्रयास करेंगे, न जाने कहां से रास्ता निकल जाए। जैसे अभी मैं यहां आ रहा था, अभी रास्ता बंद था, वहां शादी का फंक्शन चल रहा है, तो क्या मैं बोल देता मैं नहीं आऊंगा, अभी रास्ता बंद है? हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो मल्टीपल ऑप्शन तो ट्राई करने पड़ेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो पीआई लगाई हुई 12 मार्च को, आप अगर जाकर देखें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, वो अवेलेबल है। उसमें कुछ इश्यू चल रहे हैं, और इश्यू भी क्या है मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। हमने जो जानकारी आपने भेजी, हमने सरकार को भेजी, वही सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो जानकारी आपने हिंदी में भेजी है वो इंग्लिश में भेजी। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। अमेरिका का कोर्ट बोले कि इंग्लिश में भेजो तो समझ में आता है। अब जितने पत्र जिन लोगों ने भेजे, अब उन सारे पत्रों को हम इंग्लिश में कैसे लिखें यार? और मैं बोलूं गांव के किसी व्यक्ति को जाके इंग्लिश में पत्र लिखो, कहेगा सर इंग्लिश में कैसे लिख दूं, मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाए? उन्होंने लगा दिया पेंडिंग है, क्योंकि आपका जो एफिडेविट आए, आपके जो लेटर आए, आपकी जो जानकारी है वो हिंदी में आई है। ऑल्दो लीगल टीम काम कर रही है उसको ट्रांसलेट करना, जितना हो पाएगा। सारे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हजारों की संख्या में पत्र आए हैं हमारे पास जो हिंदी में है, और सबको ट्रांसलेट कर पाना संभव नहीं है। तो समझ में आ गया कि वहां भी सरकार का इंटरफेयर है, सरकार जानबूझ के इसको डिले कर रही है। और दिक्कत कितनी बड़ी है, जो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा है उसके लिए एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल की तरह गुजर रहा है। जिसका घर सोचिए ना, बैंक ने कब्जा कर लिया हो या नोटिस आ गया हो और 2 दिन बाद घर जाने वाला है, उसको बोला जाए 2 महीना वेट कर ले, कैसे वेट कर ले? उसकी तो जान सूखी हुई है। और सरकार इस समस्या को समस्या नहीं मान रही है, ना नेता मान रहे हैं। हमें चुनाव में नहीं उतरना था, और अभी जैसा अभी पवन जी ने कहा हम नहीं उतरेंगे। आज भी अगर नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार ये कहे कि हम कर्जे की समस्या को समस्या मानने को तैयार हैं, हम लोगों से बात करने को तैयार हैं, दिक्कत यह है वो बात भी करने को तैयार नहीं। वो कहते नहीं हम बात नहीं करेंगे, समस्या कोई है ही नहीं। और कई लोग जो सरकार के समर्थक है वो क्या कहते हैं, कर्जा लिया तो देना पड़ेगा, लिया क्यों था, नियत खराब है, आप तो बेईमानों के साथ वाले। नहीं भाई, बेईमानों के साथ नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन जो ये लगाया गया ना, इसके साथ दिक्कत आई है। कई लोगों ने कहा नोटबंदी से दिक्कत आई, कई लोगों ने कहा जीएसटी से आई।
ज्यादातर लोगों ने बताया लॉकडाउन के बाद दिक्कत आई, और ना तो नोटबंदी किसी व्यक्ति ने करी, ना तो जीएसटी किसी व्यक्ति ने लगाया, ना लॉकडाउन किसी व्यक्ति ने लगाया, ये सब काम सरकार ने किया। तो जो काम किया सरकार ने, तो समाधान भी तो सरकार ही करेगी। हम सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं, और हमें कहा जा रहा है आप तो सरकार के दुश्मन हैं, आप तो विरोधी हैं, आप तो ये हैं। हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन जो लोग हमारे बीच में से, जैसे अभी बताया पवन जी ने, पहले फेज में 102 सीटों पर चुनाव हुआ, वोटिंग हो चुकी है, उसमें से 92 सीटों पर कर्जा मुक्ति के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्टियों के भी उम्मीदवार हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, कुछ मेरे पुराने साथी हैं, कुछ कर्जा मुक्ति में जुड़े लोग हैं, उन सबको मौका दिया गया। सेकेंड फेज में भी लगभग 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से 82 सीटों पर हमारे उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन कैंसिल हुए। थर्ड फेज में भी इसी तरह से लगभग 98 लोग हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको सबको नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही अभी कल नाम वापसी का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लिस्ट जारी करनी शुरू कर देंगे। यहां पर भी जैसे अगले फेज में चुनाव है। पवन जी ने जब मुझसे कहा, हम लोग दौरे पर थे, खजुराहो में हमारे उम्मीदवार हैं, उनके यहाँ गए थे हम लोग, तो वहां पर कल कार्यक्रम किया, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये टीम कितना डेडिकेशन से काम कर रही है। आप सोचिए, कल कार्यक्रम था, परसों ही निकल गए थे यहां से, पूरी रात ड्राइव किए, यहां से पूरी रात ड्राइव करके ये लोग खजुराहो पहुंचे, रात को सोने को नहीं मिला, सुबह दिन में कार्यक्रम अटेंड किया, वहां से कार्यक्रम अटेंड करते ही निकल गए, रुकने का समय नहीं मिला, पूरी रात ड्राइव करा, अब आपके बीच में पहुंच गए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इस टीम के लिए हो जाए, इनके डेडिकेशन के लिए हो जाए। साथियों, लोग अपना व्यापार भी करते हैं ना, तो उन्हें भी लगता है कि रात को 2-4 घंटे आराम कर लेना चाहिए। इतना डेडिकेशन जनता के लिए तो कोई दिखाता ही नहीं है, और ये लोग बिना खाना खाए, बिना सोए, बिना आराम किए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कल भी पवन जी ने ये कहा कि लोग कह रहे हैं, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानूंगा, पहले मुझे लोगों से मिलो, और कौन लोग कह रहे हैं, और क्या वो लोग तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। क्योंकि कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब लड़ाई लड़ने जाओगे तो कदम कदम पे दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके साथ बैठने वाला, वो किसी दूसरी पार्टी का समर्थक निकले और एंड मोमेंट पर उसको तोड़ लिया जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपको लग रहा है कि ये मेरा खास है, वो किसी और का भी खास हो, और एंड मोमेंट पर वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। और ये कोई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाई चांस होगा, ये हो सकता है, होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो अगर आप लोग तैयार हैं इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि हमारी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा बहुत बड़ा एरिया होता है, यहां पर कितनी 8 विधानसभा हैं एक लोकसभा में, और बूथ की बात करें तो 2000 से ऊपर बूथ होंगे, 2500 बूथ हैं। अगर हमारे हर बूथ पर एक व्यक्ति मौजूद है जो उस बूथ पर हमारी निगरानी रख सकता है, काम कर सकता है, तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, माना जाता है। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, 17 साल से पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। मैंने देखा है जिसके पास बूथ की टीम नहीं है वो चुनाव नहीं जीत सकता। अगर बूथ पर एक भी बंदा नहीं है, आप समझ लीजिए आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसी फॉर्मेलिटी मत करिए कि आप चुनाव लड़ें और हार जाएं। और सबसे बड़ी चीज होती है जमानत बचाना। जमानत बचाना भी बहुत मुश्किल होता है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि कितने वोट चाहिए जमानत बचाने के लिए, आप हैरान होंगे जान करके। 1/6 ऑफ टोटल वोट पोल्ड, जितना पोलिंग होगा उसका 1/6 वोट चाहिए। ये परसेंटेज में बात करें तो लगभग 16.5-17% वोट होता है। 17% वोट बहुत ज्यादा है। कितने वोट है हमारी लोकसभा में? 22 लाख वोट है। अगर पोलिंग 60% भी पकड़ लें तो लगभग 12-13 लाख पोलिंग होने वाली है। 12 लाख का अब 1/6 एवरेज निकालो, यानी लगभग 17%। कितना होगा 1/6 12 लाख का? 2,20,000, लगभग 2.5 लाख वोट चाहिए हमें जमानत बचाने के लिए। समस्या क्या है? हमारे पास अभी बूथ की टीम नहीं है, हमारे पास बूथ के कार्यकर्ता नहीं है, और इस सब में पैसा भी लगेगा, फंड भी चाहिए होगा। और हम कोई अमीर लोग नहीं है भाई, हम लोग कोई वो नहीं है सत्ता में बैठे लोग रहे या हमारा परिवार सत्ता में रहा कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे परिवार के लोगों के पास बहुत पैसे हैं। हम साधारण लोग हैं। पवन जी एक साधारण परिवार से, और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस फेज में लड़ रहे हो, पहले वाले में लड़ रहे हो, आगे में लड़ेंगे, मैंने तय किया है साधारण लोगों को ही मौका दिया जाएगा। हाँ, उनके पास थोड़े बहुत संसाधन होने चाहिए। मेरा ट्रैवल होता है, पार्टी के खर्चे होते हैं, उसके लिए भी कुछ वो सपोर्ट कर दें, और कुछ अपना खर्चा भी चला दें। मोटे मोटे तौर पर करोड़ों रुपए तो हम नहीं खर्च कर सकते, लेकिन 10-12 लाख रुपए मिनिमम व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।
और पवन जी के पास पैसे नहीं, और होंगे भी तो मैं कहूंगा अपनी जेब से नहीं लगाने भाई। हमें जनता से पैसा लेना होगा, जनता के सपोर्ट से उम्मीदवार बनना होगा, क्योंकि जो जनता वोट देती है, अगर आपको पैसा दे देगी तो वोट भी दे देगी। चाहे 1 रुपया लेकर के आओ, लेकिन जनता से पैसा लेकर के आओ। इसको क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जितना ज्यादा क्राउड फंडिंग करोगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, उतना तुम्हारी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। और हम हारे हैं जीते मायने नहीं रखता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े और ज्यादातर चुनाव हारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो उनसे लोग पूछते थे, भाई आप बार बार चुनाव हार रहे हैं फिर भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था, हर लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम जीत रहे हैं, कुछ लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती हैं पता चले कि हम जिंदा हैं। ये पता चल पाए कि कोई है जो आपसे डरता नहीं है, कोई है जो आपके खिलाफ खड़े होने को तैयार है। आज के जमाने में जहां पार्षद का चुनाव लड़ने में भी लोगों को डर लगता है, कोई दबाव ना बना दे, कोई घर ना तोड़ दे, कोई ये ना कर दे, कोई केस ना कर दे, ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ने का तय करता है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और अपने उन सभी साथियों के लिए जो यहां नहीं है, अभी चुनाव में उतरे हुए हैं, पहले फेज में हो या सेकंड फेज में हो, उन सब के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जगह लोग कह रहे हैं हमें, आप तो बीजेपी की बी टीम हो, आप तो कांग्रेस के वोट काट दोगे, ये काट दोगे। भाई पहली बात तो हम कोई किसी की बी टीम नहीं है। जिसे लगता है कि हमारा मुद्दा सही है वो हमारा समर्थन कर दे। हमारे किसी की लड़ाई तो है नहीं किसी पार्टी से। और कांग्रेस के वोट या इंडिया गठबंधन के वोट की जिम्मेदारी हम क्यों लें? वो लेना अपने वोट की जिम्मेदारी, वो अपना वोट रोक के रखें। हमें क्यों दोष दिया जा रहा है हम उसका वोट काटेंगे, इसका वोट काटेंगे? और हम तो बीजेपी का भी वोट काट रहे हैं कई जगह पर। तो हम पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो अपने मुद्दे के साथ हैं और हमें नहीं करनी राजनीति। भाई हमें चुनाव नहीं लड़ना। हम आज ही ये काम छोड़ देंगे। सरकार में बैठे लोग बोले तो सही, हमने सभी सांसदों को पत्र भेजा, उनसे राय मांगी गई। आपके इंदौर के सांसद को भी पत्र भेजा गया था, भले अब शायद उनका टिकट काट दिया गया है, नहीं वही है। तो अगर वो रिपीट है तो फिर तो उन पे ऊपर और दबाव पड़ता है कि उन्हें जब पत्र भेजा गया तो उन्होंने पत्र का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा कि इंदौर के जनता की कर्जा मुक्ति के लिए वो प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जानकारी भेजी गई। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ पत्र भेज दिया, जानकारी भेजी गई, बताया गया इतने लोग कर्जे कारण परेशान हैं, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोई जवाब ही नहीं है। जब सांसदों ने जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री से जवाब नहीं आया, वित्त मंत्रालय से जवाब नहीं आया, आरबीआई से जवाब नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, अब सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अब हमने तय किया जनता के बीच जाएंगे। और हमने अभी कोई पार्टी नहीं बनाई है। जो पार्टी इसका समर्थन कर रही है, जो उम्मीदवार समर्थन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हम पार्टी बना नहीं सकते। मुझसे तो किसी ने कहा था कि साहब कर्जा मुक्ति पार्टी बना लो। मैंने नहीं, दिक्कत हो जाएगी। बना सकते हैं हम, हाँ, क्योंकि कर्जे वाले हमारे साथ अभी बताया 18 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 18 लाख परिवार हैं। 1 मिनट लगेगा पार्टी बनाने में, लेकिन हम ये सब नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि ठीक है, राजनीति अपना, जो लोग राजनीति कर रहे हैं करते रहें, हम अपना काम करते रहें, हम सेवा करते रहें। लेकिन वो सारे विकल्प मौजूद हैं अभी हमारे पास। अभी इस चुनाव में, क्योंकि चुनाव जल्दी आ गया, हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, तो हमने तय किया जो पार्टी समर्थन करे। सबसे पहली पार्टी जिसने इसका समर्थन किया वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी थी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी हैं। उन्होंने कहा कि आपका ये मुद्दा सही है और हमारे जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो आपकी कर्जा मुक्ति का समर्थन करेंगे। तो हमने भी कहा कि हम भी उनका समर्थन करेंगे। तो राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहली ऐसी पार्टी आई जिसने कहा। इससे पहले तो कोई पार्टी आने को तैयार नहीं थी और उनके लगभग 13 उम्मीदवार ऑलरेडी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। थर्ड फेज में भी 8-10 उम्मीदवार जा रहे हैं। हर फेज में उनकी पार्टी के उम्मीदवार उतर रहे हैं पूरे देश में। मैं उन्हें समर्थन भी कर रहा हूं, गाइड भी कर रहा हूं। पार्टी कौन सी होगी, क्या होगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो एक मुद्दा है, जो पार्टी समर्थन कर दे, छोटी पार्टी कर दे, बड़ी पार्टी कर दे। अभी राजस्थान में देखिए, बीएसपी ने हमारे केंद्र खोला था, केंद्र संचालक है राजेश जी, बीएसपी ने उनको उम्मीदवार बनाया और उन्होंने कहा कि मैं तो कर्जा मुक्ति से जुड़ा हूं। उन्होंने बात की, कर्जा मुक्ति का समर्थन किया उनकी पार्टी ने वहां पर, हमने वहां उनका समर्थन कर दिया। हमारी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता हमें। चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके मुद्दे का समर्थन करेंगे, हमने उनका समर्थन किया। जो भी व्यक्ति इस मुद्दे के साथ है, हम उसके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को जनता लड़ेगी। जैसा कहा गया, जनता वर्सेस नेता, ये लड़ाई जनता और नेता के बीच की लड़ाई है। अब जनता तय करेगी कि अपने बीच में से जनता को ही चुनना है या किसी नेता को वोट करना है।
और ये संदेश अगर हम हर घर तक पहुंचा पाए, क्योंकि देखिए 25 लाख वोट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 25 लाख वोट का मतलब 5 लाख घर हैं। अब अगर 5 लाख घरों तक हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हमें कितने पर्चे चाहिए, कितने बैनर चाहिए, कितने होर्डिंग चाहिए, आप समझ सकते हैं लाखों रुपए खर्च होने वाला है। बस हर घर तक ये संदेश अगर पहुंचाने के लिए तैयार हैं, और यहां जितने लोग हैं, अभी 101 लोग हैं हमारी टीम में, अगर सब लोग तय कर लें कि सिर्फ 100 लोगों को जानकारी देनी, सिर्फ 100 लोगों को, तो सोचिए 100 × 100 10,000 लोगों तक जानकारी एक दिन में पहुंचती है। हमारे इंदौर लोकसभा में कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी टोटल? 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं जो डायरेक्ट है। अब मानो 10,000 लोग ही मान लें और ये 100 लोगों को जानकारी दे दे तो 10 लाख लोगों तक जानकारी पहुंचती है। और अगर 10 लाख वोट मिल गए ना तो ये हाईएस्ट मार्जिन होगा, हाईएस्ट मार्जिन। तो ये कोई लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि रोज सड़क पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला तो करेगा, सामने वाला तो तोड़ने की कोशिश करेगा, पैसे देगा, बाकी लालच देगा। उस समय आप क्या निर्णय लेते हो तब तय होगा कि आप इस लड़ाई के लिए कितने तैयार हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई के लिए आप तैयार होंगे, घर घर जाने के लिए तैयार होंगे, लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। और अगर आप तैयार हैं तो फिर पवन जी को हम उम्मीदवार के रूप में सोच सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया, वो एक आम परिवार से हैं, पैसा उनके पास है भी नहीं, और मैंने मना कर दिया हमारा उम्मीदवार जेब से पैसा ना लगाए। 50,000 लाख लग जाए वो अलग बात है, नॉमिनेशन का पैसा, छोटा मोटा खर्चा, बस बाकी पैसा जनता ही लगाएगी। अगर जनता तय करेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ लेंगे, जनता कहेगी नहीं भाई हमें नहीं लड़ना चुनाव या हमें सपोर्ट नहीं करना, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। और इसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं है, हम अपना शक्ति संचय करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। मेरा टारगेट यह है कि अगले 5 वर्ष में, अभी हमारे साथ 18 लाख लोग जुड़े हैं, कम से कम 18 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। कैसे भी पहुंचा जाए, 18 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाएगा। और इसलिए हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया हुआ है। आपके यहाँ भी जिस दिन कार्यक्रम होगा, अगर पवन जी चुनाव लड़ेंगे तो भी, नहीं होगा तो भी, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और हमारे इंदौर या आसपास के लोकसभा के लोगों को बुलाएंगे ताकि वो लोग आए, बड़ी जनसभा हो, सिग्नेचर कैंपेन हो, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कोई उनकी लड़ाई लड़ रहा है। बस हम यही कर सकते थे कि भाई हम आपके बीच में से उम्मीदवार दे दें, और आपके कहने पर कहा गया, जनता ने ही बोला था। जनता से जब राय ली गई हम चुनाव में जाएं कि ना जाएं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ जाना चाहिए, हमें कम से कम नेताओं को सबक तो मिले कि ये लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ कि मैं आपसे मिलूं, और जब पवन जी ने कहा तो मुझे लगा कि एक बार सबसे राय ले लेनी चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए, या जैसे हम अभी काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहें और इंतजार करना चाहिए? आप सब लोग अपनी राय बताएंगे, उस हिसाब से हम निर्णय ले लेंगे। हाँ जी, लड़ना चाहिए चुनाव? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करके बताओ भाई। अच्छा, सारे, पूरा सदन सब मानते हैं? पीछे भी सब मानते हैं? पक्का तैयार हैं? ऐसे नहीं, जोश आने, तैयार हैं? हाँ, तो बस फिर अगर सब लोग वाकई तैयार हैं तो फिर हम पवन जी को उम्मीदवार के रूप में भी तैयार करेंगे। 1 या 2 दिन में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो मैंने रामला मैदान से नारा दिया था और जो आज जन जन का नारा बन चुका है, उस नारे से अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप कहीं करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोश एनर्जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, पीछे से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है नेताओं के पास। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम जरूर सफल होंगे। इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।